नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 2,222 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,62,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,891 नए मरीज मिले हैं, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 702 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 316 से ज्यादा केस मिले हैं। 41 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई। 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निधन हो गया। कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही थी। यमुनानगर के निजी अस्पताल में उनका देहांत हुआ। रेवाड़ी में कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की अस्थियों को अपनों का इंतजार रहा। आखिर में पंचनद स्मारक ट्रस्ट और पंजाबी समाज के 31 लोगों की अस्थियों को रीति रिवाज के साथ हरिद्वार की गंगा में विसर्जित किया गया। कैथल में दुकानदार ऑड इवन नियमों का पालन करते नहीं दिखे, जिसे लेकर एसपी ने दुकानदारों को चेतावनी दी और नियमों का पालन करने के लिए कहा। एसपी ने बताया कि कैथल पुलिस ने 38 दिन में 33,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए। चालान से 1,65,46,000 रुपए से ज्यादा वसूले गए। गुरुग्राम में भी मंदिर खोलने की अनुमति के बाद माता शीतला मंदिर के भक्तों का आना शुरू हो गया है। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में कोरोना का संक्रमण लोगों में न फैले, इसे ध्यान में रखते हुए प्रसाद को भी मंदिर के बाहर ही गैलरी में चढ़ाया जा रहा है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला वकील की भूमिका में नजर आए। जेल में बंद बीबीपुर के किसान की तरफ से वकील के रूप में जिंद कोर्ट परिसर में सुरजेवाला पहुंचे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में बीबीपुर के किसान दलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में किसानों ने सड़कों को भी जाम किया था। किसान दलबीर सिंह की जमानत का फैसला सेशन कोर्ट ने आरक्षित कर लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो कोर्ट फैसला देगा वो सबको मंजूर। जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बार एसोसिएशन ने पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम में जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्होंने जानकारी देने के बजाय लगातार टालता रहा। नगर निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया। सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को नमन किया। लिखा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के बलिदान को यह देश सदैव याद रखेगा। सिरसा में किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। किसान बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर पहुंचे और चौक की सफाई करने के बाद किसान एकता के झंडे लगाए। किसानों ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सोनीपत के आईसीएस कोचिंग सेंटर में काफी विद्यार्थियों ने मिलकर जिला उपायुक्त को कोचिंग सेंटर खोले जाने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। जहां कोरोना के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि अनलॉक में जहां सभी क्षेत्रों को रियायत दी जा रही है, वहीं कोचिंग सेंटर्स को भी नियमों के तहत छूट देते हुए खोले जाना चाहिए। पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। चरखी दादरी में व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर सभी दुकानें खुलवाने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने में भीड़ ज्यादा होती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार टाइम पर काम करके दे, लेकिन सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दे। कोरोना काल में लगातार बढ़ रहे बेरोजगारी से परेशान युवा फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
युवाओं का कहना है कि अब कोरोना की लहर कुछ शांत हुई है, इसलिए शिक्षा संस्थान खोले जाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। युवाओं ने सरकार के नाम सौंपे मांग पत्र में नई नौकरी में उम्र की सीमा बढ़ाने की भी गुहार लगाई। बहादुरगढ़ में प्रशासन की तरफ से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने आए लोगों को संबोधित किया। डीसी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए पुलिस नाके पर सैंपलिंग शुरू कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। अंबाला में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। घूंघट पैलेस में कॉल सेंटर चल रहा था। एसटीएफ ने रेड कर कार्रवाई की। आरोपी विदेश में ठगी करते थे। करनाल में मानसिक तौर पर परेशान महिला ने गोडीपुर गांव में नहर में छलांग लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि जब से कोरोना आया था तब से महिला मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। जब परिवार वालों को महिला घर में नहीं दिखी तो महिला को ढूंढने के लिए परिवार के लोग गांव की तरफ गए। नहर के पास महिला की चप्पल मिली। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसानों की गाड़ी चोरी होने का मामला गर्मा गया है। सदर थाना के बाहर से गाड़ी चोरी हुई थी। किसान इकट्ठे हुए और फैसला लिया कि 14 जून को किसान डीएसपी कार्यालय का धरना देंगे। पुलिस ने नाक के नीचे से चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 14 जून तक पुलिस को गाड़ी बरामद नहीं की तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वो एसपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। फरीदाबाद में गांव खोरी में तोड़फोड़ न होने के मामले में जिला उपायुक्त ने स्पष्टीकरण दिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर हाल में मान्य होगा। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर मकानों को तोड़ने का फैसला लिया जा चुका है। पहले लोगों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पलवल के देवनगर करोली में अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में मौजूद सदस्य बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। एजेंसी कर्मचारी ने मौके पर मुआयना किया। करनाल में जिले भर से सैकड़ों छात्र छात्राएं लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे। कुरुक्षेत्र में सप्ताह भर पहले आए तूफान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ। कई इलाकों में एक सप्ताह से बिजली गुल है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं बिजली कर्मी वही काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर जाम कर रहे हैं। अधीक्षक अभियंता का कहना है कि कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। जिले में हजारों पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, जिसे ठीक करने का काम चल रहा है। करनाल के गांव डबरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाप बेटे के झगड़े के बीच गोली चल गई और बीच बचाव करने आई बेटे की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मेडिकल पैरोल पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर इस मामले में दखल दे करके पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की अपील की है। अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेरा प्रमुख को नियमों को ताक पर रखकर पैरोल दी जा रही है। वहीं अंशुल ने हनीप्रीत का अटेंडेंट कार्ड बनाकर उसे राम रहीम से मिलने देने पर भी सवाल खड़े किए। महम के मदीना गांव के ग्रामीणों ने भारी संख्या में बिजली घर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्य गेट को ताला तोड़कर अपना रोष जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 4 घंटे बिजली आती है और उसमें अनेकों कट जाने के बाद बिजली आती है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार 1 घंटा भी लाइट नहीं रहती। बॉक्सर कामेश हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। करनाल के संभाली गांव के रहने वाले 33 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था। पुलिस की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक एफसीआई में नौकरी करता था। रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों पर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल पास न होने को लेकर नगर परिषद के एक ठेकेदार ने अधिकारियों पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने मामले को लेकर परिषद में हंगामा कर दिया। कार्रवाई अधिकारी से ड्यूटी के दौरान बदसलूकी और हाथापाई करने के बाद मामले ने तूल पकड़ ली। वहीं कार्यकारी अधिकारी ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन पति ने आरोपों को निराधार बताया है। वहीं ठेकेदार के आरोपों को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करनाल कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला ने पहले बच्चे को धक्का दिया, फिर खुद नहर में कूद गई। हालांकि महिला को पास खड़े लोगों ने नहर में कूदकर बचा लिया। महिला का कहना है कि वो अकेली कूदी थी, बच्चे बाहर थे, उसको कुछ नहीं पता था कि बाद में क्या हुआ। महिला ने मुताबिक गांव पनोड़ी की रहने वाली है और उसका पति मारपीट करता है। अमेरिका और कनाडा में आर्य समाज संस्था से जुड़े लोगों ने सहयोग से भारत में सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 150 कॉन्स्टिट्यूटर भारत को सौंपे। आर्य समाज संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि 150 ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटर हरियाणा सरकार को सौंपे गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जाएगा। फरीदाबाद में जिम संचालकों ने जिम खोलने की मांग की है और सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिम बंद होने से उनके भी परिवारों में रोटी का संकट खड़ा है। अम्बाला में लॉकडाउन में दुकानदारों को छूट मिलने के बाद जिम संचालकों ने छूट की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को मुख्यालय मुलाकात की और कहा कि जिम खोलने की मांग की। जिम संचालकों ने कहा कि उन परिवारों की जिम्मेदारी है और जिम बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, इसलिए जिम संचालकों को भी राहत दी जाए। बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का इनेलो नेता अभय चौटाला ने विरोध जताया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद कर रही है। इसके लिए हर तरह के औंधे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम ने 2019 में भी किसानों को लूटने और अपनी जेब भरने के लिए एक ही वेंडर से सांठगांठ कर ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए सबमर्सिबल मोटर लेना अनिवार्य कर दिया था। अब मैंने कहा कि किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद बिजली निगम को किसान विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा था। अब कमांड एरिया में किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने का फैसला बेहद निंदनीय है। इनेलो नेता ने कहा कि कमांड एरिया का मतलब है कि जहां नहरी पानी लगता है। भाजपा सरकार के गलत निर्णयों को छोटे सोच के कारण कमांड एरिया में 1 महीने में 1 हफ्ते ही पानी दिया जा रहा है। इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में लगभग 85,000 किसानों ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है, जिसमें अब तक सिर्फ 10,000 के लगभग ही किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दिया गया है। गोहाना में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति के बीच किसान नेता मक्खन सिंह को जमानत मिल गई है। किसान नेता ने कहा कि अब सभी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। किसान नेता ने कहा कि ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है, इससे दिल्ली के आंदोलन को मजबूती मिलेगी। वो किसानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का हिस्सा करें। भिवानी में कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बंसीलाल पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी होंगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगस्त में वो बड़ा आंदोलन करेंगे।
सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सेक्टर 23 जैसे पॉश इलाके में 4 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और दुकानों से सामान और पैसे ले उड़े। चोरों ने इस दौरान रिलायंस मॉल के भी ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी असफल रहे। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। नूह जिले में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी है। अब तक सामने आए 40 नए मरीज, 25 मरीज शहीद। हसन खान मेवाती अस्पताल में भर्ती। जिले में अब तक ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मरीजों को हायर सेंटर में भर्ती किया गया है। प्रदेश में नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब मामले कम होने के बाद ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी सेवा शुरू हुई है। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अस्पताल में जांच करवाने वाले लोगों की संख्या बढ़नी भी शुरू हो गई है। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि ओपीडी का वक्त सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके अलावा कभी सर्जरी का काम शुरू नहीं हुआ है। कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में जिन लोगों को नकली वैक्सीन यानी कि प्लेसेबो दिया गया था, उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। यह खुराक पूरी होने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई में मुसीबत वाला मानसून आ चुका है। मुंबई में मानसून ने तय वक्त से एक दिन पहले दस्तक दे दी है। जोरदार बारिश के साथ ठाणे सहित कई शहरों में सड़कें पर पानी लबालब दिखा। भारी बारिश में रेलवे ट्रैक डूब गया। साइन स्टेशन पर तालाब जैसा मंजर देखने को मिला। पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल हो गई। ऐसे में लोकल रेलवे सर्विस को सस्पेंड किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोनों दिन के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.56 प्रति लीटर पहुंच चुकी है। डीजल की कीमत 86.47 प्रति लीटर पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। बिहार के सुपौल से पंजाब के बरनाला जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नरवान के पास पेड़ से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल में लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि बस बिहार से पंजाब के बरनाला में लेबर को लेकर जा रही थी। ओवरलोड थी, जिसमें 70 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि संचेड़ी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद बस पलट गई। बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं जो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे और लोडर में सवार थे। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया।